दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम का अभी जो रिजल्ट आया था उसमें पहली रैंक हासिल करने वाली कृतिका मिश्रा, यानी कि हिंदी मीडियम के रिजल्ट में पहली रैंक हासिल करने वाली कृतिका मिश्रा की कॉपी देखने जा रहे हैं, जिन्होंने इस बार के रिजल्ट में पहली रैंक हासिल की हिंदी मीडियम से। यानी कि उनकी ऑल इंडिया रैंक 66 थी और पूरे हिंदी मीडियम में इनकी पहली रैंक थी। इनकी कॉपी देखने जा रहे हैं। देखिए, लगातार दिव्या तन्वर, इन लोगों की कॉपी जो जिनकी 105वीं रैंक थी, इनकी कॉपी आप लगातार देखते आए होंगे, लेकिन इनसे अच्छी रैंक 66 रैंक और हिंदी मीडियम से पहली रैंक लाने वाली कृतिका मिश्रा की कॉपी आप लोगों ने कम ही देखी होगी। ठीक है, तो आज हम इनकी कॉपी डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि आखिरकार अपने दूसरे ही प्रयास में कैसे इन्होंने 66वीं रैंक लाकर 66 रैंक सिक्योर करके आईएएस वाली रैंक यहां पे पाली। ठीक है, तो ज्यादा समय लेकर कॉपी को डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये देखिए, कृतिका नाम है, मीडियम हिंदी है, ऑनलाइन इन्होंने किसी प्लेटफॉर्म पर लिखा था। ठीक है, अपनी कॉपी लिखी थी ये, और रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह से इनका ये कुछ है। ठीक है, चलिए ज्यादा समय लेकर आगे बढ़ते हैं। और इस कॉपी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़, अगर आप किसी भी मीडियम से हैं, मैं ये बेसिकली हिंदी मीडियम की कॉपी है, लेकिन आप किसी भी मीडियम से हैं, यदि आप देखिए इस कॉपी को देखने के बाद मेरा जो ध्येय है कॉपी को डिस्कस करने का, वो ये है कि कॉपी देखने के बाद आप प्लीज़ लिखने की आदत शुरू कर दें। स्किल, अपने लिखने की स्किल जितना इंप्रूव करोगे आप, उतना ही सक्सेस के चांसेस यूपीएससी के एग्जाम में बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर आप में लिखने की हैबिट नहीं है, स्किल नहीं है, तो ये एग्जाम आपके लिए नहीं है, साफ शब्दों में। ठीक है, जो आपकी इनके टॉपर्स की कॉपी है, दिखाने के पीछे यही ध्येय होता है कि इस कॉपी को देखने के बाद आप ये देखें कि किस तरह से टॉपर्स लिख रहे हैं, अपनी हैंडराइटिंग, अपने स्किल में इंप्रूवमेंट यहीं से लाएं। ठीक है, वो कैसा लिखते हैं, किस तरह से उनकी कमियां, उनकी अच्छाइयों को देखते हुए अपने जो स्किल है उसमें सुधार करें। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय लेकर शुरू करते हैं, कॉपी को डिस्कस करते हैं। देखिए, आगे शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सुशासन से आप क्या समझते हैं? यूएनडीपी द्वारा अभी निर्धारित सुशासन की विशेषताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा था सुशासन के बारे में, और कृतिका मिश्रा पहली रैंक हिंदी मीडियम से कैसे लिखती है वो हम यहाँ देखने शुरू करते हैं। देखिए, सुशासन, सबसे पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन का, यह है कि सुशासन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सुशासन से आप क्या समझते हैं? तो कृतिका देखिए शुरू करती हैं, सुशासन शासन प्रक्रिया के उत्तम स्वरूप को परिलक्षित करता है। यानी कि जो सुशासन है वो शासन करने की प्रक्रिया का सबसे उच्चतम रूप है, यानी कि सबसे उत्तम स्वरूप है। और कहती हैं, जहां सहभागिता पूर्ण शासन प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता एवं लोक कल्याण को लक्षित किया जाता है। अब देखिए, जीएस की कॉपी में तो टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है, यानी कि भाई 20 क्वेश्चन के जवाब आपको कितने 3 घंटों में देने होते हैं। तो अगर आप भैया 3 घंटों के दरमियान 20 क्वेश्चन का जवाब तभी दे पाओगे जब टू द पॉइंट लिखोगे। टू द पॉइंट से मतलब यह है कि भैया जो पूछ रहे हैं वो डायरेक्ट आंसर दो आप, ऐसा नहीं कि आप घुमा फिरा के कर रहे हो। अगर घुमा फिरा के करोगे तो आंसर आपका पूरा नहीं हो पाएगा, आपके 20 क्वेश्चन के जवाब आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, डायरेक्ट क्या किया, स्किल को समझिए, डायरेक्ट क्या किया, सुशासन को, गुड गवर्नेंस को क्या किया इन्होंने, सीधा डिस्कस किया, कुछ ना इधर करके ना उधर करके, सीधा टू द पॉइंट यहां पे लिख दिया। अब देखिए, कितने लाइनों में ये देख सकते हैं, 1 2 3 4, यह तो कॉपी छोटी होती है, हार्डली 2 लाइन में यहां पे इन्होंने क्या कर दिया, सुशासन को डिस्कस कर दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि पहला टारगेट क्या है, टू द पॉइंट लिखना। अब देखिए, एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का पहला पार्ट था, सुशासन से आप क्या समझते हैं, वो यहीं डिस्कस कर दिया, खत्म हो गया पहला पार्ट। ठीक है, अब लिखते हैं यूएनडीपी के बारे में। आप देखिए, लिखते हैं, यूएनडीपी द्वारा सुशासन की विशेषताओं को 8 स्तंभों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो यूएनडीपी है, क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था सुशासन से आप क्या समझते हैं, ये कर दिया इन्होंने। अगला टारगेट क्या था, यूएनडीपी द्वारा अभी निर्धारित सुशासन की विशेषताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करिए। तो अब ज्यादा घुमा फिरा कर ना कहते हुए इन्होंने डायरेक्ट यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के 8 स्तंभ जो है उस पर डिस्कस करना शुरू कर देती हैं। देखिए, शुरू करती हैं, जो 8 स्तंभ है वो यहाँ पे इन्होंने किस तरह से, देखिए कितना सुंदर तरीके से यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दे दिया। उत्तरदायी
अनुक्रियाशीलता, कानून का शासन, प्रभावी, पारदर्शिता, समावेशी, सहभागितापूर्ण, इस तरह से 8 जो क्या स्तंभ है सुशासन के यूएनडीपी ने जो तय किए हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो तय किए हैं, वो 8 स्तंभ जो है वो यहाँ पे इन्होंने सीधा दे दिया। ठीक है, क्या कर दिया, दे दिया। अब देखिए, अब आगे क्या लिखती हैं, देखिए आप समझिए कि एक उत्तर जो है, एक आंसर जो है वो किस तरह से लिखना है, टू द पॉइंट। बहुत भटकाव की जरूरत एक आंसर में नहीं होती। भटकाव यदि है तो आप बाहर हैं, भटकाव यदि आपके आंसर में है तो आप बाहर हैं। अब देखिए हेडिंग डालती है उत्तरदायी, यानी कि जो 8 स्तंभ है, आप पहला हेडिंग डालते हुए उत्तरदायी लिखती हैं, सुशासन के अंतर्गत संपूर्ण प्रणाली को नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली, समयबद्धता आदि के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। ठीक है, अब उत्तरदायी यानी कि उत्तरदायी जो है उसके डिफाइन भी कर दिया, ये जो टर्म है उत्तरदायी उसको डिफाइन भी कर दिया कि क्या है इसका मतलब और क्या अर्थ निकल रहा है यहाँ पे यूएनडीपी के सेंस में, जो यूएनडीपी में 8 स्तंभ है उसको किया गया है। ठीक है, अब देखिए पारदर्शी, एक फिर से दूसरे हेडिंग को भी डाला, पारदर्शी, वही 8 स्तंभ में से दूसरा, संपूर्ण प्रणाली को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत पारदर्शितापूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए। मतलब कहने का है ये जो 8 पॉइंट है, वो जो यूएनडीपी के 8 स्तंभ हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के 8 स्तंभ को यहाँ इन्होंने क्या किया है, डिस्कस कर दिया है एक एक करते हुए। देखिए ये देखिए कितना सुंदर, ये आप बना देते हैं, एग्जामिनर की नज़र डायरेक्ट जाती है तो वो क्या करता है, फीडबैक और सुधार, तो सीधा सीधा वो देख कर बढ़ जाते हैं आगे। उन्हें भी कॉपियां चेक करनी होती हैं, 20 प्रश्न के जवाब आपने दिए होते हैं वो भी चेक करना होता है, तो वो भी समझ जाते हैं कि कैंडिडेट के पास इनफ नॉलेज थी। ठीक है, तो या क्या किया इन्होंने, यहाँ पे क्या क्या है, देखिए एग्जाम्पल, फिर सहभागितापूर्ण, इसको क्या है कि जनता की सहभागी विचार विमर्श प्रक्रिया के माध्यम से सुशासन की सुनिश्चित संभव है। फिर अब देखिए सहभागितापूर्ण का उदाहरण क्या है, वो लिखती है mygov.in यानी कि mygov.in या पीएमओ की वेबसाइट के माध्यम से जन सहभागिता। ठीक है, कहने का मतलब है कि भैया यहाँ पे कहने का ये देखिए एग्जाम्पल देकर समझा रही है, कहने का मतलब है कि भाई जब आप अपने आंसर लिखो तो भैया आंसर इस तरह से लिखो कि जो आप बातें कह रहे हो, जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हो उसको प्रूव भी करो, यानी कि अपनी बातों को आप प्रूव करना अगर जान गए आंसर में, ऐसा नहीं है कि भैया आप कुछ भी लिखकर चले आए, जो लिख रहे हो उसको प्रूफ करो, प्रूफ करते हुए लिख रहे हो तो आंसर बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होता है। और एग्जामिनर के सामने जब ये कॉपी जाती है तो आपको कहीं ना कहीं आधा नंबर, 1 नंबर अधिक मिलता है, जो आपकी रैंक डिसाइड करता है और अंतिम लिस्ट में आपकी जगह बनाने में आपको कामयाबी हासिल करने में ये मदद मिलती है यहां से। ठीक है, तो आंसर 1-1 नंबर की दौड़ है। ठीक है, अब देखिए क्या करती हैं, मैंने क्या कहा अभी कि भैया आप अपने एग्जाम्पल के थ्रू जो बातें आप कह रहे हो उसे आप प्रूव भी करो। कैसे प्रूव करोगे, स्टेटमेंट, कहने का मतलब है कि अगर मैं एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। मान लेते हैं अगर आप लिख रहे हैं कि एक जो कार है उसके 4 पहिए होते हैं, अगर ये लिखकर और सीधा यहां पे बता दिया कि ये इस तरह से, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, इस तरह से ऐसे होते हैं, तो ये प्रूव करके आपने दिखा भी दिया, तो कहने का मतलब है जो आप कह रहे हो, स्टेटमेंट दे रहे हो, उसे प्रूव करते हुए बताओ। ठीक है, स्पष्टता रखे, पारदर्शिता रखे अपने उत्तर में, इस तरह से आपका उत्तर एक प्रभावशाली उत्तर होगा और आप ये सुनिश्चित करें कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स यहां पे मिलेंगे। ठीक है, तो कानून का शासन क्या करती है, कानून का शासन क्या है, इस तरह से जो 8 स्तंभ हैं किसके, जो यूएनडीपी के हैं, वो यहां पे इन्होंने डिस्कस कर दिया और उत्तर इनका क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये किसकी कॉपी है, हिंदी मीडियम से 66वीं रैंक, मतलब हिंदी मीडियम से पहली रैंक कृतिका मिश्रा, ऑल इंडिया रैंक कितनी है, 66 है। तो भैया ये इनकी कॉपी है, अगर 66वीं रैंक 66 रैंक इन्होंने सिक्योर की है, यानी कि उत्तर में वजन होगा। ठीक है, किसी कोचिंग का क्या है कैसे है वो मत ध्यान दीजिए, उत्तर पर ध्यान दीजिए। जो यूपीएससी यही आंसर उन्होंने यूपीएससी में भी लिखा और उन्हें अच्छे मार्क्स गेन हुए। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ाता हूं, अगले प्रश्न पर बढ़ता हूं कि देखिए एक प्रश्न और है जो कैसे लिखती हैं कृतिका मिश्रा, यूपीएससी से हिंदी मीडियम से इस बार की पहली रैंक। देखिए प्रश्न है कि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के समक्ष विद्यमान समस्याओं का उल्लेख कीजिए, इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। यानी कि देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में, ठीक है, जो समस्याएं हैं, ठीक है, उस समस्याओं का उल्लेख करिए। यानी कि जो समस्याएं हमारे, जैसे हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो, अस्पतालों में जाते हैं आप, तो क्या क्या समस्याएं हैं,
प्रश्न ये था क्या समस्याएं हैं, समस्याओं का उल्लेख कीजिए, और प्रश्न था अगला पार्ट कि इन समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है। अब कृतिका मिश्रा इसका जवाब कैसे शुरू करती हैं, देखिए लिखती हैं कि भारत में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के प्रयासों द्वारा स्वास्थ्य प्रणाली का पोषण होता है। यानी कि अब देखिए निजी और सार्वजनिक, यानी कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं और आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो ये दोनों सेक्टर्स क्या हैं, ये दोनों सेक्टर्स मिला के हमारी जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको चलाते हैं, ठीक है। तो यही कहते हैं। फिर लिखते हैं सरकार के जीडीपी का कुल 1.6% सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में खर्च किया जाता है। अब एक फैक्ट यहां इन्होंने क्या डाल दिया कि हमारी सरकार जो है जीडीपी का अपने 1.6% क्या करती है, अपने जो अपने हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें लगाती है। तो अब यहां पे इन्होंने एक फैक्ट डाल दिया, फैक्ट के साथ भी आप उत्तर देते हैं तो एक अच्छा उत्तर आपका होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, समस्याएं बतानी थी। किसकी समस्याएं? स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की। अब हमारी जो जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं वो क्या क्या समस्याएं हैं, वो प्रमुख समस्याएं यहां पे लिखना शुरू करती हैं। देखिए लिखती हैं अवसंरचना की समस्या, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो समस्याएं होती हैं। देखिए हेडिंग डालते हैं, आप इस तरह से देखिए, आप लंबे लंबे पैराग्राफ में लिखने की आदत छोड़ दें, इस तरह से लिखने की आदत डालें जो टॉपर्स आजकल कर रहे हैं, और जो टॉपर्स कर रहे हैं वही यूपीएससी की डिमांड आज की डेट में है, ठीक है। देखिए लिखती हैं अवसंरचना की समस्या में क्या लिखती हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों तक की पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाई। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी क्या है प्राथमिक चिकित्सा, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो पीएचसी है उनकी पहुंच नहीं है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। ये प्रमुख समस्याओं में से एक है, ठीक है। लिखती हैं, अब देखिए क्या लिखती हैं, बेसिक उत्तर बहुत ज़्यादा डायनेमिक करने, बहुत टू द पॉइंट शॉर्ट में लिखती हैं जो बेसिक समस्याएं हैं। देखिए लिखती हैं क्षमता एवं मानव संसाधन। अब क्या है इसमें क्या लिखती हैं कि क्षमता की कमी है, मानव संसाधन की कमी है। लिखती हैं भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में मात्र 221 डॉक्टर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर प्राप्त हैं, जो एसडीजी लक्ष्यों के 550 लक्ष्य से बहुत कम है। मतलब भैया कहने का है कि सिर्फ 221 डॉक्टर हैं, कितने 1 लाख आबादी पे सिर्फ 221 डॉक्टर हैं, जो कि हमारा एसडीजी लक्ष्य क्या कहता है 550 होने चाहिए। ये क्या है, ये प्रमुख समस्याओं में से एक है, ठीक है। तो समस्याएं जो हैं वो देखिए चुन चुन के लिखते हैं। अब देखिए एसडीजी का भी उल्लेख कर दिया, फैक्ट डाल दिया, सीधा फैक्ट डाल दिया। आप इधर उधर की बातें करोगे तो भैया ये इन्हें ज़्यादा नंबर मिलेगा या आपको मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है, इनको ज़्यादा नंबर यहाँ पे गेन होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए तकनीक, लिखती है तकनीकी एवं हार्डवेयर उपकरण समस्या। लिखती है उत्तर नैतिक परीक्षण हेतु अवसंरचना एवं तकनीक का अभाव, मतलब जो हमारे टेक्नोलॉजी इस तरह के अभाव हैं वो भी यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, लिखा है, उत्तर में डाला है, ठीक है। अब लिखती है अगला, ये समस्याएं हैं, ये किस चीज़ की समस्याएं हैं, जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की पहुंच एवं समावेशन की समस्या। देखिए ग्रामीण क्षेत्र के सुवेग वर्गों एवं महिलाओं तक सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र की पहुंच अभी संभव नहीं हो पाई, यानी कि महिलाओं को उस तरह का उपचार यहाँ पे इनिशियल स्टेज पर नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये समस्याएं इन्होंने क्या किया है यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन किया है। लिखती हैं जागरूकता का अभाव, लोगों में जागरूकता, जैसे शिक्षा एवं वैज्ञानिक चेतना के अभाव में जनता सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से दूर है, ठीक है। या शिक्षा नहीं है तो आप उससे दूर होगे, जागरूकता नहीं है तो आप, स्वाभाविक सी बात है, हेल्थ केयर से आप दूर रहोगे, ठीक है। तो ये अब गैर प्रशिक्षित मानव संसाधन, ये भी एक समस्याओं में से एक है। लिखती हैं गाँव में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं शहरों में भी सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के कंपाउंडर एवं नर्सों के माध्यम से उन बीमारियों का निदान प्रिस्क्रिप्शन प्रदान किया जा रहा है जिन्हें एमएस एमडी डॉक्टर द्वारा लक्षित किया जाना चाहिए। आप सभी जानते हैं, आप छोटे छोटे गांव में जाते होंगे, देखते होंगे एक छोटी सी दुकान खोलकर लोग बैठे होते हैं डॉक्टर के नाम पर, लेकिन सही पूछो तो उनके पास डिग्री नहीं होती है, वे कंपाउंडर की डिग्री, कंपाउंडर तक के भी जो नर्स होते हैं उस तरह के कहीं भी हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं, फिर अपने छोटे से गांव में या फिर छोटी सी जगहों पे जाकर अपने डॉक्टर अपना क्या खोल लेते हैं, क्लिनिक खोल देते हैं। तो ये क्या है, ये गैर प्रशिक्षित मानव संसाधन का क्या है, उदाहरण है। ये भी एक समस्याएं हैं किसमें, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, ठीक है। तो इसे क्या करा जाना चाहिए, इसे सुधार किया जाना चाहिए। अब ये क्या था, ये समस्याएं थी, क्वेश्चन पूछा था इसे कैसे सुधार भी किया जा सकता है, ठीक है। तो भैया अब सुधार की समस्या का ये समाधान कैसे है, पहला लिखती है वित्तीय उपाय, यानी कि जो इकोनॉमिक की बात आती है, जैसे लिखते हैं वित्तीय उपाय, यानी कि भैया
लिखते हैं कि बजट को WHO द्वारा निर्देशित GDP के 5% तक बढ़ाया जाना चाहिए। भारत में कितना है अभी ऊपर डिस्कस किया, 1.6। अब इसे कहती हैं GDP का हमारे 5% तक इसे क्या बढ़ाना चाहिए। WHO ने कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, कि भैया GDP का 5% कम से कम इसमें डाला जाना चाहिए, किसमें, हेल्थ केयर सिस्टम में, ठीक है, हेल्थ केयर में क्या GDP का 5% तक जाना चाहिए, ठीक है। अब लिखते हैं बजट के उत्तम प्रयोग हेतु निगरानी तंत्र सुव्यवस्थित, यानी कि भाई, ठीक है। बाकी अब देखिए सामाजिक उपाय भी होने चाहिए, जैसे लिखती हैं कि आंगनबाड़ी के माध्यम से जागरूकता सृजन करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ठीक है। ये प्रयास हैं, किसके प्रयास हैं, इसे क्या इंप्रूव करने के हेल्थ केयर सिस्टम को, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करना चाहिए और संरचना निर्माण, जैसे हॉस्पिटल निर्माण करना चाहिए सुदूर क्षेत्र, जैसे गांव में ऐसे बहुत से ऐसी दूर के क्षेत्र जहां पे सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच कम होती है, तो क्या करना चाहिए, यहां पे हॉस्पिटल्स क्या खोले जाने चाहिए। लिखती हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत प्रयास सुनिश्चित किए जाने चाहिए, ठीक है। जो जो प्रयास होने चाहिए वो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, मेंशन किया है। लिखती हैं दवाओं की उपलब्धता, लिखती हैं प्राथमिक दवा सूची को विस्तार प्रदान करते हुए जन औषधि केंद्रों की पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए, ठीक है। आप देखते हैं कि बहुत से भाई आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं या फिर ऐसे भी कहीं आप देखते हैं दवाएं बहुत महंगी होती हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये पहुंच से बाहर होती हैं, तो इन समस्याओं का क्या है, निदान इस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। और आंसर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से कुछ आंसर लिखना है। अब देखिए मेरा कहने का मतलब यह है कि भैया उत्तर बहुत ज़्यादा डायनेमिक नहीं था। उत्तर क्या, प्रश्न क्या था, प्रश्न के मैं बार बार कहता हूँ डिमांड सप्लाई पे काम करना है। किस पे काम करना है, डिमांड और सप्लाई पे। डिमांड क्या है, डिमांड हमारा क्वेश्चन होता है, जो कमीशन हमसे पूछता है वो क्या है, उनकी डिमांड है, वो डिमांड कर रहे हैं, और वो जो डिमांड कर रहे हैं उस हिसाब से अगर हम सप्लाई करते हैं, सप्लाई का मतलब अपने आंसर देते हैं, तो भैया क्या करना है, अगर सप्लाई सही होगा, डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई करते हैं, तो भैया आपने क्या करना है, आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिलेंगे। लेकिन भैया डिमांड अगर कुछ है और सप्लाई इस तरह से आप कर रहे हो कि भैया कुछ भी डाल दिया आंसर में, तो दिक्कत वहाँ बढ़ जाती है। फिर आपको वो क्यों सेलेक्ट करें, वो आपको क्यों मार्क्स दे, फिर तो आपसे अच्छी कैंडिडेट वहाँ पे आंसर लिख रहे हैं ना। तो करना क्या है, आपको डिमांड सप्लाई पे काम करना है। और जैसे आप यहाँ पे था पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की क्या खामियां हैं, डायरेक्ट समस्याएं बता दी, एक फैक्ट डालकर एक समस्याएं बता दी, फिर कहा था भैया कि इनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। सीधा इन्होंने क्या किया, समस्याएं डाली, समस्याओं के बाद क्या किया, इसको कैसे समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, यहाँ पे क्या डालकर इसको समस्याओं का समाधान लिख दिया, उत्तर समाप्त हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि आपने क्या करना है, आपने इस आंसर को बार बार पढ़ना है, बार बार देखना है कि इस तरह से आंसर लिखते हैं टॉपर्स। आपको भी इस तरह की स्किल की जरूरत है यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉपी देखकर आपको कुछ सीखने को मिला, कॉपी देखकर सीखने को मिला। तो प्लीज़ ये जो कॉपी है अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको ये कॉपी मिल जाएगी। और कॉपी मिलने के बाद आप इसे बार बारी से क्वेश्चन को देखें, कैसे टॉपर्स लिखते हैं उनको देखें, खुद से लिखने का प्रयास करें, अपने जो भी आपने टॉपिक पढ़े उस पर खुद से लिखने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, आपकी हैंड राइटिंग, आपकी जो स्किल है, लिखने की क्षमता है, वो इम्प्रूवमेंट डे बाय डे होती चली जाएगी, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपका ये जो सेशन है वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करते रहें।